नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का इंसाफ। अरे कोई तो रुक जाओ, कोई तो मदद करो। क्या इस दुनिया में एक भी दरिया दिल नहीं बचा? श्याम लाल जी रोते बिलखते हुए मंदिर के बाहर आते जाते लोगों से कह रहे थे। गोद में पत्नी का सिर रखकर लोगों से दया की भीख मांग रहे थे। तभी एक गाड़ी से कुछ लोग उतरे और खाना देकर बोले, लो बाबा, ये खा लो और अम्मा को भी खिला दो। श्याम लाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। रहम करो, बस थोड़े पैसे दे दो, मुझे इसका इलाज कराना है। लोगों ने कहा, लो भाई, खाना क्या देने लगे, ये तो गले ही पड़ गया। अरे खाना लेना है तो लो, वरना जाओ कहीं और। वो आदमी उनका मजाक उड़ा कर चला गया। तभी एक आदमी ने उनकी तरफ कुछ सिक्के फेंक कर कहा, लो ये रख लो। श्याम लाल जी सिक्के देखकर फफक पड़े। तभी वहाँ पर एक अधेड़ महिला कार से उतरी तो उसकी नज़र श्यामलाल जी पर पड़ गई और उनको देखते ही वह चौंक कर बोली, अरे श्यामलाल जी, आप यहाँ कैसे? श्यामलाल जी भी आवाज़ सुनकर चौंके। इतने साल बाद अपना नाम किसी से सुन रहे थे। सोचने लगे कि इस शहर में ऐसा कौन है जो मुझे पहचानता है। महिला ने उनके करीब जाकर कहा, आप श्यामलाल जी ही हो ना? आपकी ये हालत कैसे हो गई? श्यामलाल जी बोले, आप कौन? मेरे अपनों ने तो मुझे कब का छोड़ दिया। अब ऐसा कौन बचा है जो मुझे पहचानने लगा? उस महिला ने कहा कि मैं सरिता शर्मा हूँ, कभी आपके पड़ोस में रहती थी। कुछ याद आया आपको? अरे वही सरिता शर्मा जो अपने बेटे के पास विदेश चली गई थी। फिर उस महिला ने बहुत सारी बातें उनको याद दिलाई और आखिर में उनको याद आ ही गया कि वह उनके पड़ोस में रहती थी। लेकिन वो महिला उनको इस हालत में देखकर बहुत हैरत में थी और पूछने लगी कि क्या हुआ, आप इस हालत में कैसे पहुंच गए? तब श्यामलाल जी ने उसको अपनी आप बीती सुनाई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जब उस महिला ने उनकी आप बीती सुनी तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। दरअसल श्यामलाल जी एक कपड़ा व्यापारी थे और इसी काम को करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपनी मेहनत से उन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा कर लिया था और उसी से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। बिजनेस में उनके एक साथी हुआ करते थे जिनका नाम दयानंद गुप्ता था। दोनों ही मिलकर अपने बिजनेस को एक नए आयाम पर पहुंचाने में लगे हुए थे। जहां श्यामलाल जी का एक ही बेटा था तो वहीं दयानंद जी की भी एक ही बेटी थी। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। श्यामलाल जी की पत्नी गांव की सीधी साधी महिला थी और दिन भर तन्मयता से अपना घर संभालना ही उनको पसंद था। दयानंद जी की पत्नी शादी के पहले किसी कंपनी में अकाउंट्स देखने का काम करती थी, लेकिन शादी के बाद वह भी बच्चा संभालने में व्यस्त हो गई। एक दिन दयानंद जी के मन में यूं ही ख्याल आया कि क्यों नहीं हम अपने बच्चों की शादी तय कर देते हैं।
इस तरह हम अपनी दोस्ती को नया नाम भी दे देंगे और हमेशा जुड़े भी रहेंगे। जब बिजनेस एक साथ है तो रिश्ता जुड़ जाए, जिससे हम भी जमाने में एक मिसाल बनेंगे। यह सुनकर तो श्यामलाल जी कहने लगे कि सोच तो मैं भी यही रहा था, मगर यार तुझसे कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। हमारे बच्चे साथ में खेले हैं और बड़े हुए हैं। अब अगर दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितनी सुंदर बात होगी। दोनों की पत्नी अभी इस बात पर तैयार थी और खुश थी, इसीलिए दोनों ने आपस में ही अपने बच्चों की शादी की बात तय कर ली। श्यामलाल जी का बेटा राजवीर भी बड़ा होते होते अब दयानंद जी की बेटी शालिनी को पसंद करने लगा था और शालिनी भी उसको पसंद करती थी। बल्कि अब तो दोनों ही जानते थे कि उन दोनों का रिश्ता तय हो चुका है। श्यामलाल जी ने अपने बेटे को अपने साथ ही अपने बिजनेस में आगे बढ़ाया और धीरे धीरे वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जिसके बाद दयानंद जी ने कहा कि श्यामलाल, अब तो मेरा होने वाला दामाद कमाने भी लगा है, तो फिर अब किस बात का इंतज़ार है। मेरी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई और उसको अब आगे कुछ करना भी नहीं है, तो जल्दी से शादी करके अपनी यह जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं कर देते। यह सुनकर श्यामलाल जी बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी से पंडित जी से इसका मुहूर्त निकलवा कर दोनों की शादी करवा दी। दोनों ही शादी होने के बाद श्यामलाल जी और उनकी पत्नी सरिता जी ने शालिनी से यही उम्मीद की कि वह घर का ख्याल रखेगी और बहू होने का फर्ज निभाएगी। मगर शालिनी ने कभी उस घर को अपना ससुराल समझा ही नहीं, बल्कि उसने तो एक दिन यह कह दिया कि मुझे तो इस घर में और उस घर में फ़र्क ही नहीं लगता और मम्मी से मिलने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि हम सभी लोग साथ ही रह लेते हैं। शालिनी की यह बात सुनकर एक पल को तो घर में सन्नाटा ही छा गया, मगर फिर राजवीर ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, पापा, यह सही तो कह रही है। वह लोग यहाँ आ जाएंगे तो बार बार इसको घर नहीं जाना पड़ेगा। इतने सालों से हम लोग साथ ही तो हैं, अब एक साथ एक घर में रह लेंगे तो और भी अच्छा होगा। राजवीर की बात सुनकर श्यामलाल जी खामोश ही बैठे रहे और उनकी पत्नी सरिता जी भी कुछ नहीं बोली। यह देखकर शालिनी ने अकेले में राजवीर से कहा, मुझे तो आज समझ में आ गया कि तुम्हारे पापा मेरे पापा के कितने गहरे दोस्त हैं। दोस्ती तो मेरे पापा ने निभाई है, जो अपनी बेटी को यहाँ बहू बनाकर भेज दिया, मगर तुम्हारे पापा को मेरी इच्छा की कोई फिक्र ही नहीं है। वह मेरे परिवार को यहाँ लाना ही नहीं चाहते। तुम्हारे पापा तो बहुत स्वार्थी निकले। यह सुनकर तो राजवीर को अपने पिताजी पर ही गुस्सा आने लगा। उसे तो शालिनी की ही बात सही लग रही थी। उधर सरिता जी ने श्यामलाल जी से कहा, कहीं आप सच में अपने दोस्त को यहाँ बुलाने की तो नहीं सोच रहे हैं? अरे, मायके जाने के चक्कर में बहू पहले ही कुछ नहीं करती, घर से ऐसे ही निकल जाती है और सारे काम
मुझे करने पड़ते हैं। मैं तो सोचती थी कि बहू आ जाएगी तो मुझे आराम हो जाएगा, मगर मेरी ज़िंदगी में तो कोई बदलाव आया ही नहीं और ना ही वह अपनी कोई जिम्मेदारी समझती है। घर में नौकर हैं, मगर बहू के भी तो कुछ काम होते हैं। सुबह को जाती है तो शाम को आती है और कभी कभी तो रात को भी वहीं रुक जाती है। अब अगर उसका परिवार यहाँ आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि वह कोई काम करेगी या अपनी जिम्मेदारी समझेगी। उसको भी तो अपनी गृहस्थी संभालनी चाहिए। कहीं तुम्हारे दोस्त और उसकी पत्नी यहाँ रहकर हमारे परिवार में दखल ना देने लगे। तो श्यामलाल जी ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, रिश्तों में दूरियां ही अच्छी होती है। अगले दिन जब सुबह नाश्ता करने बैठे तो हमेशा की तरह सरिता जी सबको गर्मा गर्म नाश्ता दे रही थी, मगर शालिनी बैठकर नाश्ता करने लगी। दोस्त की बेटी होने के कारण सरिता जी उससे कभी कह ही नहीं पाई कि बहू तुम हमें गर्मा गर्म खिला दो। खाने के बीच से भी कुछ चाहिए होता था तो उनको खुद ही उठकर लेना पड़ता था, क्योंकि शालिनी से तो उनका खाता छोड़कर अपने कमरों में जाकर बैठ जाती थी। लेकिन आज शालिनी का मुंह बना हुआ था और वह बार बार राजवीर को अपने पिताजी से बात करने के लिए कह रही थी, जिसे श्यामलाल जी भी समझ रहे थे। लेकिन जब राजवीर नहीं बोल पाया तो शालिनी ने कहा, पापा जी, जो मेरे पिताजी ने दोस्ती निभाई तो आपको भी तो निभानी चाहिए। यह सुनकर तो श्यामलाल जी हक्के बक्के रह गए और वहाँ खड़ी सरिता जी भी फटी आंखों से अपनी बहू को देखने लगी। किसी को समझ में नहीं आया कि वह कहना क्या चाहती है। तभी शालिनी ने कहा, देखिए पापा जी, आप चाहते थे कि आपके दोस्त की बेटी बहू बनकर आपके घर आए, तो आपके दोस्त ने भी अपनी बेटी आपको दे दी, मगर अपने अपने दोस्त की बेटी को अपना नहीं समझा। अगर समझते तो मेरी इच्छा की भी कद्र करते। यह सुनकर तो श्यामलाल जी खाते खाते रुक गए। अरे बेटा, तुम यह क्या कह रही हो? यह सुनकर शालिनी गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, आप मुझे किस मुंह से बेटा कह रहे हैं, जब आपने मेरी इच्छा का मान ही नहीं किया। यह कहकर शालिनी ने राजवीर की तरफ देखा और बोलने का इशारा किया तो राजवीर भी कहने लगा, पापा जी, वह सही ही तो कह रही है। अगर उसके माता पिता यहाँ आ जाएंगे तो एक घर के नीचे ही उसको दोनों परिवार मिल जाएंगे। वह भी तो अपने माता पिता की अकेली संतान है। ऐसे में उसके माता पिता भी तो उसके लिए तरसते होंगे। यहाँ रहेंगे तो रोज़ रोज़ मायके नहीं जाना पड़ेगा। अपने बेटे को इस तरह बहू की तरफदारी करते देखकर श्यामलाल जी कुछ बोल ही नहीं पाए। जानते थे कि अगर कुछ भी कहा तो वह बात बहू को तीर की तरह लगेगी और उससे होकर सीधे उसके दोस्त के दिल में जाकर चुभ जाएगी। दोस्ती रिश्तेदारी में ज़रूर बदल गई थी, मगर बिजनेस तो आज भी साथ ही करते थे और वह उस पर कोई असर पड़ने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सरिता जी की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? मुझे तो एक छत के नीचे दयानंद के साथ रहकर बहुत खुशी होगी और मैं तो तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। मैं आज ही दयानंद से इस बारे में बात करता हूँ। यह सुनकर शालिनी के चेहरे का रंग
एकदम से बदल गया और वह बहुत खुश हो गई। शालिनी राजवीर के साथ नाश्ते के बाद निकल गई तो सरिता जी ने श्यामलाल जी से कहा कि आपको नहीं लगता कि आप गलत फैसला ले रहे हो? तो श्यामलाल जी ने कहा, अरे सरिता, तुम क्या सोचती हो कि हम दयानंद को यहाँ रहने बुलाएंगे तो वह आ जाएगा? अरे बेटी के घर कोई भी पिता रहना नहीं चाहता है। देखना, जब मैं बात करूँगा तो वह खुद ही मना कर देगा और यह बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। नाश्ते के बाद श्यामलाल जी भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए और वहाँ जाकर जब दयानंद जी से बात की तो दयानंद जी ने कहा, अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। श्यामलाल, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई और अब परिवार में बदल जाए तो क्या ही आनंद होगा। हम भी लोगों को दिखा देंगे कि रिश्ते किस तरह निभाए जाते हैं। यह सुनकर तो श्यामलाल जी हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि उनका दोस्त इस बात के लिए तैयार हो जाएगा। अब श्यामलाल जी का मन उदास हो चुका था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे। शाम को श्यामलाल जी घर पहुँचे तो जाते ही पता चला कि दयानंद जी ने दिन में ही कुछ सामान वहाँ भिजवा दिया था। सरिता जी ने उनसे आते ही कहा, आपने यह भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? अरे बेटी के घर कोई पिता रहता है क्या? मुझे लगता था कि मैं आपके दोस्त को अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आज लग रहा है कि हम इन लोगों को जानते ही नहीं हैं। पता नहीं कैसे राधिका जी भी यहाँ आने के लिए तैयार हो गईं और अब तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि कुछ कहा तो उनकी बेटी घर को सिर पर उठा लेगी। सुबह ही हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। फिर आपका बिजनेस की भी बात है। सरिता जी और श्यामलाल जी खुद को पहली बार इस रिश्तेदारी के बंधन में कसकर बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जो अब प्रेम से बंधा हुआ नहीं बल्कि किसी सोच से बंधा हुआ लग रहा था। सरिता जी ने तो श्यामलाल जी से कह दिया कि मुझे लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है, नहीं तो यह लोग यहाँ आने के लिए कभी राजी नहीं होते। पता नहीं उन लोगों के मन में क्या है। श्यामलाल जी बेचारे अपने दोस्त के सामने झूठ ही मुस्कुराते रहे और 2 दिन बाद उनका दोस्त पत्नी सहित रहने आ गया। अब दयानंद जी और श्यामलाल जी सुबह एक साथ उठकर अखबार पढ़ने बैठते और साथ में ही चाय पीते। दोनों की पत्नियां भी साथ मिलकर खाना बनाती थी और सारा घर संभालती थी, मगर धीरे धीरे शालिनी की माँ राधिका ने उस घर का काम करना छोड़ दिया। वह हमेशा रसोई से सिर दर्द का बहाना करके कमरे में जाकर लेट जाती थी और सारा काम सरिता जी को संभालना पड़ता था। जब भी दोनों दोस्त ऑफिस की बातें लेकर बैठते तो राधिका जी उनमें इंटरेस्ट लेने लगती थी और खातों से संबंधित सलाह देना शुरू कर देती थी। सरिता जी यह सब देखती रहती थी, क्योंकि वह कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको राधिका का ऑफिस के मामलों में दखल देना बुरा लग रहा था। यह बात श्यामलाल जी को भी पसंद नहीं आ रही थी, मगर वह दयानंद जी से कह नहीं पा रहे थे। और उधर शालिनी और राजवीर को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। दोनों अपना सारा समय घूमने फिरने में बिता देते थे। शुरू में तो सरिता जी और राधिका आपस में सहेलियों की तरह थी, मगर धीरे धीरे उनके बीच एक चुप्पी पसरने लगी। सरिता जी चुपचाप रसोई का काम करके कमरे में आ जाती थी। शाम को दोनों परिवार साथ खाने बैठते
तो राधिका जी सरिता जी की कोई मदद भी नहीं करती थी। यह सब कुछ श्यामलाल जी को नजर आ रहा था, मगर महिलाओं का मामला था। फिर एक दिन जब सरिता जी ने कहा कि जिसका डर था वही हो रहा है, राधिका जी हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो उन्होंने काम में मदद करना ही छोड़ दिया। धीरे धीरे यह होने लगा कि जो लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे, अब वह अलग अलग खाना खाने लगे। सरिता जी ने एक दिन राधिका जी से खुलकर कहा, शालिनी हमारे घर की बहू है, मगर उसे तो घर के काम से कोई मतलब ही नहीं है। राधिका जी, आप उससे कुछ कहती क्यों नहीं? आजकल तो आपने भी मदद करवाना छोड़ दिया है। अब मेरी भी तो उम्र है, मैं भी तो थक जाती हूँ। यह सुनकर राधिका जी ने कहा कि देखिए समधन जी, काम तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह घर आपका है। यह सुनकर तो सरिता जी दंग रह गई। फिर उन्होंने एक दिन शालिनी से कहा कि बेटा, जरा रसोई में आकर मेरे साथ मदद करवा दो। तो शालिनी ने कहा कि मम्मी की मदद चाहिए तो नौकर रख लो, मैं रसोई का कोई काम करने वाली नहीं हूँ। एक दिन ऐसा आया जब सरिता जी ने खाना ही नहीं बनाया, तो राधिका और शालिनी ने सरिता जी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। बदले में सरिता जी ने कह दिया कि अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने घर वापस जा सकती हो। तो शालिनी ने अपनी सास से गुस्से में कहा, मम्मी जी, अगर आपको मेरी माँ के साथ यही सब करना था तो आपने उनको आने क्यों दिया? आप जब वह अपना सब बेचकर यहाँ आ चुके हैं तो आप उनको बेघर करना चाहती हो। इस घर में मेरे परिवार का भी हिस्सा है, यह मत भूलना। यह सुनकर तो सरिता जी के पांव तले जमीन निकल गई और उन्होंने जैसे ही यह बात श्यामलाल जी से कही तो वह भी दंग रह गए। उस दिन उन्होंने दयानंद जी से बैठकर बात की। दयानंद, दोनों परिवार एक छत के नीचे जब से एक साथ रह रहे हैं, तब से दोनों के संबंध खराब हो रहे हैं। इससे अच्छा तो हम दूर ही अच्छे थे। यह सुनकर दयानंद जी ने कहा कि श्यामलाल, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो घर बेचकर यहाँ आया था। जब हमारा बिजनेस में आधा आधा है तो इस घर में भी आधा आधा होगा, और तू मुझको घर से नहीं निकाल सकता। इस बात ने श्यामलाल जी के होश उड़ा दिए। उन्होंने गुस्से में आंखें लाल करके कहा कि ऐसे कैसे? तुम्हारा इस घर में हिस्सा है? यह घर मैंने अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से बनाया है। तो दयानंद जी ने उनके आगे कुछ पेपर रख कर कहा, देख, इसको ध्यान से पढ़। इसमें लिखा है कि बिजनेस और घर सब में तू और मैं बराबर के भागीदार है। यह देखकर तो श्यामलाल जी को लगा जैसे वह लूटे जा चुके हैं। दयानंद, यह तूने कब किया? यह तो सरासर धोखा है। मैंने तो तेरे भरोसे पर बिजनेस के पेपर साइन किए थे, लेकिन तूने इसमें सब कुछ लिखवा दिया और मैं भी ना पढ़ा साइन कर दिया। दयानंद जी ने कहा कि इसमें तेरी गलती है, मगर आधे का तो हिस्सेदारी तू भी है और तू भी यहाँ रह सकता है। श्यामलाल जी की आंखें निकालकर गरजते हुए बोले, दयानंद, तू मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा है आधा हिस्सा देकर, यह तो सारा ही मेरा है। इसके बाद श्यामलाल जी ने तुरंत अपने बेटे से कहा कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि तेरी बीवी अपने परिवार को यहाँ क्यों लाना चाहती थी। यह सब धोखेबाज है। मैं उनकी पुलिस में कंप्लेन करूँगा। यह सुनकर राजवीर ने कहा, पापा, साइन तो आपने ही किया था, तो फिर इनका जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हो? बिजनेस जब दोनों ने मिलकर खड़ा किया है तो सब कुछ आधा ही हुआ ना।
श्यामलाल जी और सरिता जी यह देखकर हैरान थे कि बेटा भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। श्यामलाल जी का दिमाग यह सोच सोच कर थक चुका था कि आखिर दयानंद ने किस तरह उनसे सब कुछ हड़प लिया कि जिससे उनको पता तक नहीं चला। इसके बाद तो शालिनी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। यह श्यामलाल जी और सरिता जी के लिए इतना बड़ा झटका था कि सरिता जी बीमार पड़ गई। बीमार होने के कारण अब वह कोई काम नहीं कर पाती थी, लेकिन शालिनी और राधिका जी उनसे कहते थे, बुढ़िया कब तक बिस्तर पर पड़ी रहोगी, बहुत हो गया आराम, अब चलकर रसोई में काम कर। एक दिन तो हद हो गई जब दोनों ने सरिता जी पर हाथ उठा दिया। उधर श्यामलाल जी का मन अब काम में भी नहीं लगता था। हर वक्त मन में धोखेबाजी का गुस्सा दर्द बनकर घाव दे रहा था। उस दिन सरिता जी ने रोते रोते जब श्यामलाल जी को फ़ोन किया तो श्यामलाल जी तुरंत घर आए और सरिता जी का हाल देखकर बौखला गए। उन्होंने अपनी बहू शालिनी से कहा, बहू यह तुम्हारी सास है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, इस कारण मैं शर्म कर रहा हूँ। यह सुनते ही शालिनी ने आंखें दिखाकर श्यामलाल जी को ज़मीन पर धक्का देते हुए कहा, बूढ़े तू मेरा क्या कर लेगा? अमीरी का तुझे ज़्यादा घमंड है ना? जिस दिन उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी तो अकल ठिकाने लग जाएगी। श्यामलाल जी ने तुरंत दहाड़ कर कहा कि मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ, देखता हूँ कौन किसको ठिकाने लगाता है। तुम्हारे पूरे परिवार को इस घर से बाहर नहीं फेंका तो मेरा नाम श्यामलाल नहीं। आज तक मैं दोस्ती की शर्म कर रहा था, मगर अब नहीं। श्यामलाल जी ने तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन करके पुलिस बुला ली और सरिता जी ने कहा कि सरिता अब तुम्हें दुख नहीं सहना पड़ेगा। आज यह सब जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मगर श्यामलाल जी उस वक्त हैरान हो गए जब पुलिस के सामने राजवीर ने कहा, इंस्पेक्टर सब मेरे पिताजी आजकल बहुत बीमार रहते हैं और सबको शक की नज़रों से देखते हैं क्योंकि यह बूढ़े हो गए हैं और बीमारी का असर दिमाग पर हो रहा है। यह तो उनकी बहू है जो इतनी सेवा करती है, मगर इसके पीछे पड़े रहते हैं। राजवीर के बाद उसकी सास ने भी पुलिस के सामने रोना शुरू कर दिया और कहा, इंस्पेक्टर साहब मेरे समधी मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हैं। मुझे तो उनके सामने जाने में भी शर्म आती है। इनके साथ अकेले में डर भी लगता है कि पता नहीं कब क्या कर दे। यह सुनकर तो पुलिस ने श्यामलाल जी को ही उल्टा कहना शुरू कर दिया। अरे श्यामलाल जी कुछ तो शर्म कीजिए, आपका बेटा ही आपकी सच्चाई बयां कर रहा है। बेटे की सास को इस नज़र से देखते हो, आपको शर्म नहीं आती? पुलिस इंस्पेक्टर की बातें सुनकर तो श्यामलाल जी बहुत बुरी तरह रोए, मगर उनकी बात किसी ने सुनी नहीं और पुलिस वापस चली गई। शालिनी और राधिका ने मिलकर हर रोज़ सरिता जी पर इतना अत्याचार किया कि उनकी फिक्र के कारण अब श्यामलाल जी घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। बिजनेस तो बेटा देख ही रहा था, इसीलिए वह हर वक्त अपनी पत्नी के पास रहते थे, मगर शालिनी कभी भी आकर सरिता जी और श्यामलाल जी पर हाथ उठा देती थी। धीरे धीरे उन्होंने दोनों का खाना देना बंद कर दिया। एक दिन श्यामलाल जी ने सुना कि राधिका अपनी बेटी शालिनी से कह रही थी, अपना प्लान अच्छी तरह से
कामयाब हो चुका है। बस अब इन दोनों बूढ़े बुढ़ियों को घर से बाहर निकाल कर ही चैन आएगा। बस अब यही आखिरी काम बाकी है। यह सुनकर तो श्यामलाल जी हैरान हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ घर से जाने का मन बनाया। जैसे ही सरिता जी अलमारी से अपने सोने के गहने निकालने चली तो सब कुछ गायब देखकर हैरान हो गई। अलमारी में पैसे और जेवर सब कुछ गायब था। श्यामलाल जी ने सोचा था कि यह सब ले जाकर एक वकील करके दयानंद पर कोर्ट केस कर देंगे, मगर अब तो खर्चा करने के लिए पैसे भी नहीं थे। वह फिर भी एक आखिरी उम्मीद लेकर अपनी पत्नी सरिता के साथ जब पुलिस स्टेशन पहुँचे और अपने बेटे बहू और उसके ससुराल वालों की शिकायत करने लगे तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, इतने भले लोगों को आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? श्यामलाल जी, आपका बेटा खुद आपके बारे में बता चुका है। यह तो आपकी पत्नी है, यह तो आपकी सच्चाई कभी किसी को नहीं बताएंगी। आपके दोस्त ने आपका इतना साथ दिया, मगर फिर भी आप उसकी पत्नी और बेटी को बदनाम कर रहे हैं। अरे घर जाइए और मिलजुल कर रहिए। श्यामलाल जी के पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आज ऐसे समय में उनसे हर किसी ने मुंह मोड़ लिया था और ऑफिस में तो उनका दोस्त मालिक बनकर बैठ चुका था, जिस कारण सब उसको ही सलाम करते थे। उस दिन पहले पत्नी के साथ घर वापस आए तो शालिनी और राधिका ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने दोनों को गेट पर से ही धक्के मार कर कहा, तुम लोगों की इस घर में अब कोई जगह नहीं है। जहाँ ठिकाना मिले चले जाओ, मगर यहाँ कभी मत आना। श्यामलाल जी और सरिता जी ने उनके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े और बहुत गिड़गिड़ाए, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अंत में श्यामलाल जी अपनी पत्नी को लेकर सड़क पर निकल गए और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रात को वह फिर से अपने घर पहुँचे और राजबीर को बुलाने लगे, मगर राजबीर ने बाहर आकर उनसे कह दिया, आप लोग अनपढ़ गंवार, मुझे तो आप लोगों के साथ शर्म आती है। अब आप लोग किसी आश्रम में चले जाओ और भूल जाओ कि आपका कोई बेटा भी है। बेटे की बात सुनकर तो श्यामलाल जी और सरिता जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। बेचारी फिर से उल्टे कदम वापस निकल गए। अब उनके पास कोई आश्रय नहीं था, इसीलिए एक मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे रात भर बैठे रहे। सुबह हुई तो कोई खाना रह कर चला गया। सांस लेने के लिए पेट को निवाला भी जरूरी था, इसीलिए दोनों ने उठाकर खाना खा लिया। लेकिन धीरे धीरे सरिता जी की तबीयत खराब होने लगी और वह इसी मंदिर के बाहर बने टीन शेड के नीचे रहने लगे। फिर एक दिन सरिता जी की हालत बिगड़ गई और वह रोते बिलखते हुए आते जाते लोगों से दया की भीख मांगने लगे। लोगों ने उनका खाना तो दिया, लेकिन उनका खाना नहीं चाहिए था। उनकी पत्नी सरिता जी को जल्दी से इलाज की ज़रूरत थी, जिसके लिए पैसे चाहिए थे। बाहर से आई उस महिला ने श्यामलाल जी की सारी कहानी सुनी तो वह अपने आंसू ना रोक सकी। उसने रोते हुए कहा कि धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो अपने माता पिता को रख नहीं सकती, जबकि माता पिता अपना जीवन उस पर लुटा देते हैं। श्यामलाल जी, मेरा एक दोस्त का NGO है, वहाँ आप जैसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है
और इलाज भी किया जाता है। आप मेरे साथ चलिए, वहाँ हर संभव आपकी मदद की जाएगी। यह सुनकर तो श्यामलाल जी उनके साथ जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गए और उस महिला ने अपने ड्राइवर की मदद से सरिता जी को अपनी गाड़ी में बिठाया और तुरंत उस संस्था में ले गई। वहां जाते ही तुरंत सरिता जी का इलाज शुरू हो गया। संस्था में ही बने छोटे से अस्पताल में सरिता जी का इलाज हो रहा था और अब श्यामलाल जी दिन रात उनके सिरहाने बैठे रहते थे। खाना पीना संस्था से मिल रहा था और सोने के लिए बिस्तर भी। श्यामलाल जी ने उस महिला का बहुत धन्यवाद कहा। धीरे धीरे सरिता जी स्वस्थ होने लगी, जिससे श्यामलाल जी को जीने का सहारा मिलने लगा। श्यामलाल जी को संस्था में ही सफाई का काम दे दिया गया। अब वह सुबह शाम संस्था में सफाई किया करते थे और अच्छे से खाना, कपड़े, बिस्तर भी मिल रहा था। वहाँ पर रहने वाले बुजुर्गों में एक बुजुर्ग किसी ज़माने में बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। उनका नाम सच्चिदानंद मिश्र था। उनके बच्चे विदेश चले गए तो वह अपनी खुशी से यहाँ रहने आ गए, क्योंकि उनको अपने हम उम्र लोगों के बीच में रहकर अच्छा लगता था। उन्होंने जब श्यामलाल जी के बारे में सुना तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनकी मदद करने की ठान ली। पहले तो श्यामलाल जी बेटे के खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहते थे, मगर सच्चिदानंद जी ने उन पर अपना हक लेने के लिए दबाव बनाया, जिस पर वह मान गए। इसके लिए उन्होंने दोबारा से सब कुछ पढ़ना शुरू किया और कोर्ट में केस दायर कर दिया। राजवीर और शालिनी को जैसे ही नोटिस मिला तो उनके होश उड़ गए। राजवीर ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि श्यामलाल जी की कोई मदद भी कर सकता है, क्योंकि वह खुद तो कानूनी दांव पेच जानते नहीं थे। हर किसी को पहले ही राजवीर खरीद चुका था। राजवीर का बिजनेस पहले ही ठंडा चल रहा था, क्योंकि श्यामलाल जी जैसी बिजनेस चलाने की तकनीक उसको नहीं आती थी। दयानंद जी अकेले बिजनेस को नहीं चला पाए, क्योंकि श्यामलाल जी कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बिजनेस की बारीकियां ज़्यादा जानते थे। उनके जाते ही बिजनेस धीरे धीरे ठंड पड़ने लगा था और अब बड़ी मुश्किल से काम चल रहा था। ऐसे में इस नोटिस में उनके होश उड़ा दिए। श्यामलाल जी का सामना करने के लिए शालिनी ने राजवीर को तैयार कर लिया और तारीख पर सब लोग कोर्ट पहुंच गए, मगर श्यामलाल जी के मजबूत केस के आगे राजवीर के वकील के तर्क टिक नहीं सके। तारीख लगती रही और श्यामलाल जी के जीतने के आसार पक्के होते चले गए। फिर एक दिन आया जब श्यामलाल जी केस जीत ही गए और कोर्ट ने उनके बेटे राजवीर और दोस्त दयानंद के परिवार पर धोखाधड़ी साबित करते हुए उन पर धाराएं लगा दी, जिसमें सबको 6 महीने की सज़ा और तगड़ा जुर्माना लगाया गया था। श्यामलाल जी को अपना सब कुछ वापस मिल गया, मगर अब बिजनेस जर्जर हालत में था। श्यामलाल जी को सब कुछ वापस खड़ा करना था, लेकिन उन्होंने सब कुछ बेचकर उस संस्था में जाना मंजूर किया जिसने उनका नया जीवन दिया था। वह जानते थे कि एक दिन राजवीर जेल से वापस आएगा और उनसे माफ़ी मांगकर उनसे सहारा मांगेगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ बेचकर इस बात की संभावना ही ख़त्म कर दी। उन्होंने सब कुछ संस्था को दे दिया और वहीं रहने लगे। राजवीर जब बाहर आया तो यह देखकर भौचक्का रह गया कि उसके पिताजी ने सब कुछ बेच दिया है
उसने और शालिनी ने सोचा था कि पिताजी के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग लेंगे और फिर से उनके साथ रहने लगेंगे। मगर आज माफ़ी मांगने के लिए माँ और पिताजी तो थे, लेकिन रहने का सहारा ख़त्म हो चुका था। राजवीर और शालिनी अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। दयानंद और राधिका उम्र से भी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे और अब भीख मांगने को मजबूर थे। उनके इस धोखे ने उनको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि कोई अब मदद करने वाला भी नहीं था। और उधर वही श्यामलाल जी अपनी पत्नी के साथ आश्रम में सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।